हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। मैं आपका केमिस्ट्री का फैकल्टी मिस्टर प्रेम कुमार सिंह आज फिर से आप लोग का उज्जवल में स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, आज हम लोग अपना सॉल्यूशन चैप्टर का विलियन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 इसे आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग विलियनों की सांद्रताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। विलियन की सांद्रताओं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंसेंसस होकर ढंग से गौर से समझिएगा चीजों को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप टॉपिक यहाँ पे देख रहे होंगे, विलियनों की सांद्रता। तो सबसे पहली बात तो यही उठती है कि सर ये विलियन की सांद्रता होती क्या है। अब जैसे मान लो मैं आपको यही समझाता हूं कि आपके पास एक विलियन है, आपके पास एक विलियन है जिसकी कुछ एक निश्चित मात्रा आपको दी हुई है, कुछ अमाउंट का, कुछ विलियन का आपके पास कुछ निश्चित मात्रा है, और आपसे कोई पूछ दिया कि बताओ इस विलियन की सांद्रता क्या है। मतलब आपको क्या बताना है, आपको यह बताना है कि किसी दिए गए निश्चित मात्रा वाले विलियन में, किसी दिए गए निश्चित मात्रा वाले विलियन या फिर विलायक, विलियन बोले या फिर विलायक बोले, तो किसी विलियन के निश्चित मात्रा में या किसी विलायक के निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को, विलय की मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विलियन की सांद्रता बोलते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक विलियन था, उसकी 100 ml दी हुई थी, तुम्हारे पास विलियन की 100 ml थी, या फिर विलायक का मान लो मेरे पास 100 ml या 100 kg था। या तो द्रव्यमान में दिया होगा मात्रा आपके पास विलियन या विलायक का, या तो आयतन में दिया होगा आपके पास विलियन या विलायक का मात्रा। तो मेरे पास जो भी विलियन या विलायक की मात्रा दी हुई होती है, उस निश्चित दिए गए विलियन और विलायक की मात्रा में जितना विलय की संख्या, जितना विलय की मात्रा उपस्थित होती है, विलय की उसी मात्रा को उस विलियन की सांद्रता कही जाती है। और यही बात आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है। विलियन की सांद्रता विलायक या विलियन की विशेष मात्रा में मौजूद विलय की मात्रा को कहा जाता है। मेरे पास कुछ विलियन या विलायक का विशेष मात्रा था, उसके अंदर मौजूद विलय की जितनी मात्रा होगी वही उस विलियन की क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी, वही उस विलियन की सांद्रता कहलाएगी। अब सवाल यह उठा कि विलियन की सांद्रता बताएं कैसे सर। तो देखो, किसी विलियन की सांद्रता को बताने का ना अपने पास बहुत सारा तरीका होता है। उनमें से हम लोग हर एक तरीका को एक एक करके पढ़ने वाले हैं, और उसी तरीका को हम लोग बोलते हैं सांद्रता पद, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन टर्म्स। उसमें सबसे पहला जो आता है ना, वो आता है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या आता है, द्रव्यमान प्रतिशत। देखो, अगर मेरे पास कोई विलियन दिया और बोला कि हमें इस विलियन की सांद्रता बताओ द्रव्यमान प्रतिशत में, मतलब आपको क्या बताना है द्रव्यमान प्रतिशत में। द्रव्यमान प्रतिशत में आपको यह बताना होता है कि उसमें जो विलय है, किसी निश्चित मात्रा वाले विलियन या विलायक के अंदर में जो विलय है, वह विलय का कितना प्रतिशत, टोटल विलियन का वह विलय कितना प्रतिशत है। जैसे मान लो मेरे पास 100% विलियन था, तो विलियन में तो विलायक और विलय दोनों होते हैं, तो 100% वाले विलियन में कितना प्रतिशत विलय की उपस्थित है, वही क्या कहलाता है, विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है, हमें विलय की प्रतिशत बतानी है ना, जिसकी प्रतिशत बतानी होती है उसकी मात्रा हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो यानी कि विलय का द्रव्यमान हम लोग कहां लिखेंगे, ऊपर। और याद रखिएगा, द्रव्यमान को किसमें रखना है, ग्राम में। द्रव्यमान को किसमें रखना है, ग्राम में। तो हम लोग विलय का द्रव्यमान को ग्राम में ऊपर लिखेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे विलियन का द्रव्यमान। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, विलियन का द्रव्यमान। और विलियन का भी द्रव्यमान किसमें लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे, और इनटू 100 करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो इस फॉर्मूला से हम लोग किसी विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत बता सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। आपको सीधा पूछेगा कि एक क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि इस विलियन की सांद्रता बताएं द्रव्यमान प्रतिशत में। अगर केवल इतना ही लिखा हुआ है कि विलियन की सांद्रता बताएं द्रव्यमान प्रतिशत में, मतलब आपको यह बताना है कि उसमें विलय का मात्रा कितना प्रतिशत है। तो विलय की मात्रा का प्रतिशत बताना है तो इस फॉर्मूला से निकाल देंगे। तो कभी कभार क्या करता है, आपको पूछ देगा कि विलियन में उपस्थित विलय का भी द्रव्यमान प्रतिशत बतावे और विलायक का भी द्रव्यमान प्रतिशत बतावे, दोनों का पूछ देगा। तो जब कभी किसी का भी द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाए, तो जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत पूछेगा ना बच्चा, उसका द्रव्यमान ऊपर लिख के नीचे विलियन का द्रव्यमान लिख दीजिएगा। ये याद रखिएगा, द्रव्यमान होना चाहिए हमेशा ग्राम में, दोनों का, विलय का भी विलायक का भी। जिसका निकालना हो द्रव्यमान प्रतिशत, उसका द्रव्यमान ऊपर में लिख दीजिएगा ग्राम में, नीचे में विलियन का द्रव्यमान लिख दीजिएगा ग्राम में, इनटू 100 करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिएगा। यही आपका निकल के आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। और अगर केवल क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि विलियन का सांद्रता बताओ द्रव्यमान प्रतिशत में, तो 100% आपको विलय की ही द्रव्यमान प्रतिशत बतानी है। और अगर दोनों का पूछ रहा है तो दोनों का निकाल देंगे।
ठीक। अच्छा, यहां पे आपको कुछ नोट हम लिख के दे रहे हैं, ये नोट आपको एग्जाम में बहुत काम देगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस नोट पे सॉल्व होंगे। नोट में क्या रहता है देखो, कभी कभार क्या लिखा रहेगा, x% द्रव्यमान, जैसे किसी क्वेश्चन को देखिएगा ना तो वहां पे लिखा होगा x% द्रव्यमान। इसका क्या मतलब है, x% द्रव्यमान का क्या मतलब है? इसका यह मतलब है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है कि x% द्रव्यमान, इसका यह मतलब है कि x ग्राम विलय उपस्थित है 100 ग्राम, x ग्राम विलय उपस्थित है 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में। इसका यह मतलब होता है, इस बात को ध्यान पर रखिएगा। अगर x% द्रव्यमान कहीं लिखा हुआ है, इसका यह मतलब है कि x ग्राम विलय उपस्थित है 100 ग्राम विलियन के अंदर में। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, जैसे उदाहरण अगर मान लो हम एक दूं, तो उदाहरण में मान लो तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है क्या, कि 10% NaOH द्रव्यमान के हिसाब से। मान लो किसी क्वेश्चन में अगर ये टर्म लिखा हुआ है तो क्या मतलब है इस टर्म का? इसका ये मतलब है कि 10 ग्राम NaOH उपस्थित है 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में। इसका यह मतलब हुआ, समझ गए? तो इस लाइन को ध्यान पर रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद मिलती है। इस लाइन को ध्यान पर रखिएगा, समझ गए? द्रव्यमान प्रतिशत। चलो एक क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ो कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। यानी कि मेरे पास एक विलियन है, मेरे पास एक विलियन है, किसका किसका विलियन है? ये है बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होगा C6H6 होता है। ये किसका फॉर्मूला है? बेंजीन का। आप सभी बच्चों को इसका फॉर्मूला पता होगा। और क्या है इसके साथ मिला हुआ? कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन दोनों को आपस में मिला करके एक विलयन बनाया गया, जिसमें बेंजीन का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना? 22 ग्राम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 122 ग्राम। और आपसे दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है। बेंजीन का भी बताओ कितना द्रव्यमान प्रतिशत है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी द्रव्यमान प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। तो भाई अब ये बताए है ना कि जब भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसका, जैसे मान लो हमको बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, बेंजीन का अगर हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, बेंजीन का अगर हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो उसका द्रव्यमान कहां लिखा जाता है? ऊपर। बेंजीन का निकालना है तो बेंजीन का द्रव्यमान लिख दो ऊपर। किसमें होना चाहिए? ग्राम में। क्वेश्चन में भी ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम में लिख दो। नीचे में विलियन का कुल द्रव्यमान। विलियन का द्रव्यमान कैसे निकालोगे? देखो ये जो विलियन है वो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड से मिलकर बना है, तो दोनों के अगर द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो विलियन का कुल द्रव्यमान आ जाएगा। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 144 ग्राम, यानी कि विलियन का कुल द्रव्यमान हो गया 144 ग्राम। तो नीचे लिख देंगे 144 ग्राम इंटू 100 करके क्या लगा देना है? प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कट करके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अब मान लो अगर हमें क्या बताना है? अब मान लो अगर हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का, यानी कि CCl4 का। CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत अगर हमें बताना है, इसको दो तरीका से बता सकते हैं। इसको दो तरीका से बता सकते हैं, एक तो फॉर्मूला पे
और दूसरा इतना तो कॉमन सेंस है कि अगर ये दो चीज मिलकर कोई विलियन बनाया तो विलियन का कुल 100% होगा। 100% में से अगर बेंजीन तुम्हारा जितना यहां से जितना परसेंट आएगा उसको 100 में से माइनस कर दो तो भी CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा, नहीं तो फॉर्मूला पे निकाल दो। CCl4 का पूछ रहा है ना, तो इसका द्रव्यमान कितना था 122 ग्राम, इसको लिख देंगे ऊपर, ग्राम में होना चाहिए, क्वेश्चन में ग्राम में दिया हुआ है तो बदलने की जरूरत नहीं है। नीचे विलियन का कुल द्रव्यमान 144 ग्राम नीचे लिख दो, इंटू 100 करके प्रतिशत लगा दो। तो आप तो या तो फॉर्मूला से निकाल दो या नहीं तो एक तरीका और था कि 100 माइनस क्या कर देना बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो भी CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में कोई भी चीज मिलकर के टोटल 100 होता है। तो यही दोनों चीज मिला है ना, तो इन दोनों को मिलाकर टोटल 100% होंगे। 100% में से ये जितना परसेंट है माइनस कर देंगे तो CCl4 का परसेंट निकल के आ जाएगा। तो एक तरीका ये था। तो इस प्रकार से हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन में। चलो अब अगला कंसंट्रेशन टर्म्स है अपना, जिसका नाम है आयतन प्रतिशत। बस इसमें अंतर इतना होता है द्रव्यमान और आयतन वाले में कि द्रव्यमान में हमको ग्राम लेना होता है और आयतन में हमको क्या लेना होता है ml लेना होता है। अब क्वेश्चन में ध्यान देना कि अगर केवल बोला है कि आयतन प्रतिशत में बताओ किसी विलियन का सांद्रता, किसमें आयतन प्रतिशत में, तो अगर केवल सांद्रता निकालने बोल दे और आयतन प्रतिशत दे दे, तो आयतन प्रतिशत में अगर सांद्रता निकालने बोल दे तो इसका मतलब है कि आपको विलय का मात्रा बताना है, यानी कि विलय का आयतन बताना है। कैसे बताओगे, विलय का जितना आयतन दिया होगा उसका ऊपर लिख देना, नीचे विलियन की कुल आयतन लिख दी जाएगी। विलियन की कुल आयतन वहां क्या करते थे द्रव्यमान वाले में, नीचे में द्रव्यमान लिखते थे विलियन का, ऊपर लिखते थे विलय का द्रव्यमान। यहां आयतन प्रतिशत है तो विलय का आयतन प्रतिशत ऊपर, नीचे विलियन का आयतन, और किस में लिखना आयतन ml में लिखना है। दोनों का आयतन किस में होना चाहिए मिलीलीटर में। अगर मिलीलीटर में नहीं दिया होगा तो उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देना, और जनरली दिया होगा लीटर में तुमको, तो 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ml, तो 1 लीटर जितना लीटर दिया होगा उसको 1000 से गुना करके ml में कन्वर्ट कर देना और फिर सॉल्व करना, इंटू 100 करके परसेंट लगा देना है। अच्छा, इसमें भी अगर मान लो एक टर्म किसी क्वेश्चन में लिखा दिख जाए कि आयतन के अनुसार x%, अगर किसी क्वेश्चन में ये लाइन लिखा दिख जाए कि आयतन के अनुसार x%, अगर ये लाइन लिखा दिख जाए कि आयतन के अनुसार x%, तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका यह मतलब हुआ कि x ml विलय उपस्थित है 100 ml विलियन में। इसका यह मतलब हुआ कि x ml विलय उपस्थित है 100 ml विलियन में। जैसे इसका उदाहरण देख लो, मान लो किसी क्वेश्चन में ये लाइन लिखा कहीं दिख जाए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि आयतन के अनुसार 20% H2SO4। इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का, आयतन के अनुसार 20% H2SO4 का मतलब क्या हुआ कि 20 ml आयतन है ना, यहां पे तो ml आयतन में होता है, सॉरी आयतन में ml रखना है हमको, तो 20 ml विलय उपस्थित है 100 ml विलियन में। इसका ये मतलब हुआ। ठीक, तो ये था अपना दूसरा सांद्रता का पद, जिसमें हमें पढ़ना था आयतन प्रतिशत में। कभी भी किसी विलयन का अगर हमको सांद्रता बताना हो आयतन प्रतिशत में, तो विलय का आयतन ऊपर रख देंगे मिलियन में, उसको कहते हैं ml में, नीचे हम लोग रख देंगे विलियन का आयतन ml में, इंटू 100 करके परसेंट लगा देंगे। और अगर हर एक कंपोनेंट का पूछ दे, जैसे मान लो विलय का भी पूछ दे आयतन प्रतिशत और विलायक का भी पूछ दे आयतन प्रतिशत, तो जिसका भी आयतन प्रतिशत पूछे उसका आयतन ऊपर, नीचे विलियन का आयतन, इंटू 100 करके परसेंट लगा देना। बस याद ये रखना कि आयतन हमेशा किसमें होना चाहिए ml में होना चाहिए। अगर ml में नहीं दिया है तो जनरली आपको लीटर में देखने को मिलेगा। और अब ये बताएं कि 1 लीटर बराबर कितना ml होता है, 1000 ml होता है, तो लीटर से ml में कन्वर्ट कर लेना, ठीक, और फिर सॉल्व करना। ये था अपना दूसरा सांद्रता के पद। तीसरा इसमें मिलेगा तुमको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा मिलेगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको कैसे लिखते हैं देखो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में द्रव्यमान भी आएगा आयतन भी आएगा। अब सवाल ये उठा किसका द्रव्यमान है किसका आयतन, तो जो पहले लिखा हुआ है यानी कि द्रव्यमान लिखा हुआ है ना, तो विलय का हमको रखना है क्या द्रव्यमान, और आयतन किसका रखना है यहां पे हमें विलियन का। आयतन किसका रखना है विलियन का। द्रव्यमान होना चाहिए किसमें ग्राम में, और विलियन का आयतन किसमें होना चाहिए ml में।
तो बस इतना कर देना। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया कि किसी को एक क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा इस सॉल्यूशन का, इस विलयन का हमको सांद्रता बताओ, किसमें, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में। अगर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में सांद्रता पूछ रहा है तो विलय का जो द्रव्यमान दिया होगा क्वेश्चन में उसको ऊपर लिख देंगे। बस ध्यान ये रखना है कि विलय का द्रव्यमान होना चाहिए ग्राम में, ग्राम में नहीं होगा तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर केजी में दिया होगा तो हमें पता है कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, तो जितना केजी दिया होगा उतना ग्राम लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। तो विलय का द्रव्यमान ऊपर लिख देना है ग्राम में, नीचे विलयन की आयतन लिखनी है। यहां पे विलयन की क्या लिखनी है, आयतन। और विलयन की आयतन किस में होनी चाहिए बच्चा, ml में होनी चाहिए, इंटू 100 करके परसेंट लगा दीजिएगा और इस प्रकार से आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाल दीजिएगा किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी विलयन का। इसमें भी एक लाइन आपको जनरली देखने को मिलेगा, क्या कहीं पे अगर एक लाइन लिखा दिख जाए किसी क्वेश्चन में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के अनुसार 10% या x%, द्रव्यमान आयतन के अनुसार x%। क्या मतलब है इसका, इसका यह मतलब है, यहां द्रव्यमान आयतन है ना, तो इसका यह मतलब है कि x ग्राम विलय उपस्थित है 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन, इसका यह मतलब है। जैसे उदाहरण देख लो इसका, उदाहरण देख लो इसका। देखो उदाहरण में अगर हम लोग बात करें तो देखो, जैसे हम लिखे कहीं पे कि द्रव्यमान आयतन के अनुसार 20% HCl, तो क्या मतलब हुआ इसका कि 20 ग्राम HCl उपस्थित है 100 ग्राम, सॉरी 100 ml, आयतन है ना 100 ml विलयन, इसका ये मतलब हुआ। सिंपल सा चीज है। ये 3 तो आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, ये 3 तो आप अपने क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। क्लियर हो गया, चलो अब इस 3 के बाद हम लोग आते हैं, अगला हमारा सांद्रता का पद है पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं ppm। अब देखो सबसे पहली बात कि किसी विलयन का अगर हमको सांद्रता बतानी हो और सांद्रता में आप चाहते हो ppm लगाना, आप पार्ट्स प्रति मिलियन के हिसाब से सांद्रता बताना चाहते हो, तो सबसे पहली बात कि ऐसा कौन सा विलयन होगा जिसकी सांद्रता बताने के लिए ppm एक बेस्ट तरीका होगा, यानी कि एक अच्छा तरीका होगा पार्ट्स प्रति मिलियन में किसी सांद्रता का विलयन बताना, किसी विलयन का सांद्रता बताना। मतलब ऐसा कौन सा विलयन आएगा मेरे पास जिसका हम लोग सांद्रता बताना चाहें और उसका सांद्रता हमारे लिए पार्ट्स प्रति मिलियन में बताना ज्यादा अच्छा हो। तो भाई आप वैसे विलयन पे ये सांद्रता का पद अप्लाई करोगे जिस विलयन में विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, बहुत कम मात्रा में विलय उपस्थित हो। यानी कि मान लो मेरे पास कोई विलयन है, उसमें अगर विलय की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम है, तो ऐसे विलयन का सांद्रता अगर हमें बताना हो तो उस तरह के विलयन की सांद्रता पार्ट्स प्रति मिलियन में बताना काफी अच्छा होता है, काफी बढ़िया होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास अगर हमसे पूछ दे कि हवा में उपस्थित धूल कण की मात्रा अगर हमको बताना हो, हवा में उपस्थित अगर धूल कण की सांद्रता हमें बतानी हो, तो ऐसे अगर मान लो मेरे पास कोई विलयन है जिसमें हवा दे दे कुछ और उसमें उपस्थित धूल कण की मात्रा बतानी हो, तो आप तो ये बात जानते हो ना कि हवा के मुकाबले धूल कण बहुत कम होता है। जिसमें मेरे पास ये एयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में हवा है, उसमें धूल कण की उपस्थिति होती है, लेकिन धूल कण की मात्रा
पूरे हवा की मात्रा की तुलना में बहुत ही ज्यादा अत्यंत सूक्ष्म होती है, बहुत कम होती है। तो अगर ऐसा कोई विलयन है मेरे पास जिसमें हवा में उपस्थित धूलकण की मात्रा हमें बतानी हो, सांद्रता हमें बतानी हो, तो चूंकि वहां पे विलय जो कि अपना धूलकण है वो बहुत कम मात्रा में उपस्थित है, तो ऐसे विलयन की सांद्रता पार्ट्स प्रति मिलियन में बताना काफी अच्छा माना जाता है, काफी अच्छा होता है। तो जैसे कि अब निकालेंगे, अच्छा सर ये तो समझ गए पार्ट्स प्रति मिलियन में बताना है, लेकिन पार्ट्स प्रति मिलियन में बताएं कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, तरीका क्या होता है। तो देखो पार्ट्स प्रति मिलियन में बताने के लिए तरीका क्या होता है, आपको जिसका मात्रा बताना है पार्ट्स प्रति मिलियन में उसके उस अवयव के भागों की संख्या ऊपर लिख दो। जैसे हमको धूलकण की बतानी है तो धूलकण जितने होंगे उसके भागों की संख्या ऊपर, नीचे में विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या, मतलब विलयन के कुल भागों की संख्या नीचे लिख देना है, कुल विलयन की, या सिंपल भाषा में समझो विलयन की कुल मात्रा नीचे, ऊपर जिस अवयव का हमको पार्ट्स प्रति मिलियन में बताना है उसका मात्रा ऊपर, और इंटू 10⁶ कर देंगे, क्योंकि मिलियन में बताना है ना। जब हमको प्रतिशत में बताना होता था तो 100 से गुना करते थे, यानी कि 10⁻² से गुना करते थे। यहां मिलियन में बताना है ना, तो मिलियन में बताने के लिए 10⁶ से गुना करेंगे, और यही फॉर्मूला पे हम लोग निकाल देंगे पार्ट्स प्रति मिलियन किसी भी विलय का या किसी भी अवयव का। अगर किसी भी अवयव का हमको बताना हो क्या सांद्रता पार्ट्स प्रति मिलियन में, तो उस अवयव का संख्या भागों की संख्या ऊपर, नीचे विलयन के कुल अवयवों में, विलयन में जितने अवयव हैं उनके कुल भागों की संख्या नीचे, इंटू 10⁶ कर देना, पार्ट्स प्रति मिलियन में सांद्रता निकल के आ जाएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है आपके एग्जाम में ये वाला, कि अगर हवा में कभी धूलकण की मात्रा हमें बतानी हो तो उसके लिए कौन सा सांद्रता का पद लगाना सबसे अच्छा होगा, तो पार्ट्स प्रति मिलियन सबसे अच्छा होगा। रीजन क्या था, क्योंकि हवा में धूलकण की मात्रा बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है, हवा की तुलना में धूलकण बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती है, और जब किसी विलयन में कोई विलय की मात्रा काफी सूक्ष्म काफी कम होती है तो ऐसे विलयन की सांद्रता पार्ट्स प्रति मिलियन में बताना काफी अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले कंसंट्रेशन टर्म्स मोल अंश पे। अगले कंसंट्रेशन टर्म्स मोल अंश पे। मोल अंश, ये यहां से देखो, यहां से आपका जितने भी सांद्रताओं के पद हैं ये सबसे उपयोगी है, सबसे अच्छा है। आज हम लोग बात करते हैं मोल अंश की। देखो मोल अंश पे जाएं उससे पहले हमको थोड़ा सा मोल के बारे में पता होना चाहिए। मोल अगर आपको बताना हो, मोल आप जानते हो ना कि एक मोल में कोई भी चीज कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने होते हैं। एक मोल में कोई भी चीज कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आपको कभी किसी का मोल बताना हो, अब मोल बताने के लिए फॉर्मूला बहुत तरह के फॉर्मूला होते हैं। आपको जो उपयोग में फॉर्मूला लाना है, जो यहां पे जरूरत पड़ेगा वो पड़ेगा, अगर आपको किसी चीज का द्रव्यमान दिया हुआ हो, किसी चीज का द्रव्यमान दिया हो, और द्रव्यमान दिया हो और आपसे क्या पूछे, उस चीज का मोल पूछे, क्या पूछे, उस चीज का मोल पूछे, तो मोल का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, मोल का एक सूत्र याद रखिएगा। मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बट्टा, दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, ये होता है मोल का सूत्र, ये होता है मोल का फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि 18 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या बतावें, मोलों की संख्या बतावें। मोल अंश से पहले आपको मोल निकालने आना चाहिए, नहीं आ रहा तो सीखो। जैसे तुमको बोलेगा कि 18 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या बतावे, अब हमको मोल निकालना है, और हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है बच्चा ग्राम, यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, और दिए गए द्रव्यमान से अगर मोल बताना हो तब ये फॉर्मूला पढ़ाए हैं ना, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान,
ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना गिवन है 18 ग्राम। तो दिया गया द्रव्यमान 18 ग्राम है, इसे ऊपर लिख देना है, नीचे में मोलर द्रव्यमान। अब बहुत सारे बच्चों को मोलर द्रव्यमान ही नहीं पता होगा कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है। तो मोलर द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करें, जैसे हमको मान के चलो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान बताना है, तो याद रखना किसी भी यौगिक का, किसी भी अणु का अगर मोलर द्रव्यमान बताना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके आणविक द्रव्यमान में ग्राम लगा देते हैं, उसके आणविक द्रव्यमान में ग्राम लगा देते हैं, वही उसका मोलर द्रव्यमान हो जाता है। अब तो बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता हुआ सर आणविक द्रव्यमान निकाले कैसे। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, किसी भी यौगिक में उपस्थित हर एक परमाणु के परमाणविक द्रव्यमान को जोड़ देने पे उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान आ जाता है। जैसे यहां पे परमाणु में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब मेरे पास 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, यही है ना। तो एक कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, यहां 6 कार्बन है, तो एक कार्बन का 12, 6 के लिए क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे, 12 गुने 6 प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 गुने 12 प्लस 6 गुने एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 6 गो था ऑक्सीजन, तो 16 से गुना कर दिए, तो सभी परमाणु का द्रव्यमान निकल गया। अब इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो आ जाएगा 180, यही आ गया इसका आणविक द्रव्यमान। और अगर इसमें ग्राम लगा दें तो यही इसका क्या हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, यही इसका क्या हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। अब हमको ग्लूकोज का मोल बताना था, तो ग्लूकोज का जितना द्रव्यमान दिया था 18 ग्राम, अब उसमें हमको उसके मोलर द्रव्यमान से भाग दे देना है, जो कि होता है 180 ग्राम। यहां से आपको क्या निकल जाएगा, ग्लूकोज का मोल निकल जाएगा, यानी कि ग्लूकोज का निकल के मोल कितना आ गया 0.1 मोल, और यही बच्चा होता है आंसर। तो आपको ये फॉर्मूला पे, इस सूत्र पे मोल निकालने आना चाहिए, तो जाके आप मोल अंश बता सकते हो। अब कुछ बातें और जो यहां पे गौर से समझना, कुछ बातें और जो आप लोग गौर से सुनना। देखो क्या, मोल को हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल एन से, मोल को हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल एन से, ठीक। अगर कहीं पे एन ए लिखा हुआ है तो पीछे बता चुके थे कि ए हम कहीं लिख दें, समझ लेना विलायक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, विलायक की। बी कहीं लिख दें, समझ लेना हम लोग विलय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, विलय की। तो एन से मोल, ए मतलब विलायक, यानी कि विलायक की मोल की बात की जा रही है। किसके मोल की बात की जा रही है, विलायक के मोल की बात की जा रही है। अगर कहीं पे एन बी लिख दें तो बी से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, विलय को, एन से रिप्रेजेंट करते हैं मोल को, तो एन बी का मतलब हो गया विलय के मोल, विलय के मोल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान पे रखने हैं। तो मोल की इतनी कंसेप्ट अगर आपको आ गई तो इसके बाद आप मोल अंश आसानी से समझ जाओगे। तो आ जाओ मोल अंश की बात करते हैं कि मोल अंश क्या होता है। देखो मोल अंश का यहां पे सूत्र लिखा हुआ है। देखो हमारे पास जो सामान्यतः हमसे पूछा जाएगा, मेरे पास जो विलयन होगा, हमने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में द्विअंगी विलयन की बात होती है। तो हमारे पास सामान्यतः जब भी पूछा जाएगा मोल अंश तो किसी द्विअंगी विलयन वाले का ही पूछा जाएगा। और द्विअंगी विलयन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कोई 2 अवयव, जिसमें से एक अवयव अपना विलायक होता है और दूसरा अवयव अपना क्या होता है, विलय होता है। यही बात बताए थे ना कि एक अवयव अपना विलायक होगा और दूसरा बात क्या होगा, विलय होगा। विलायक का देखो, विलायक के लिए मोल को हम लोग Na लिखते हैं, विलय के लिए मोल को हम लोग क्या लिखते हैं, Nb लिखते हैं। अभी पीछे बता के आ रहे हैं। अब यहां हमको मोल अंश बताना है, तो मोल अंश के लिए आपको याद रखना चाहिए कि मोल अंश को हम लोग दिखाते हैं जीटा से, जो कि x की तरह लिखाता है इस प्रकार से। मोल अंश को दर्शाया जाता है जीटा से, जो किसकी तरह लिखाता है, x की तरह। और अगर कहीं पे XA लिखा हुआ है, इसका मतलब है विलायक का मोल अंश। A मतलब विलायक और जीटा मतलब मोल अंश, तो विलायक का मोल अंश, इसका क्या मतलब है, विलायक का मोल अंश। और कहीं पे अगर जीटा बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है विलय का मोल अंश, विलय का मोल अंश, इसका मतलब है विलय का मोल अंश। क्लियर, समझ गए। अब देखो, कभी भी अगर मान लो तुमको हम बोले कि हमको ये बताओ, क्या बताओ, हमको ये बताओ मतलब क्या, विलायक का मोल अंश बताओ। क्या बताओ, विलायक का मोल अंश बताओ। तो देखो भाई, जिस अवयव का हमें मोल अंश बताना होता है,
जिस किसी भी अवयव का मूल अंश बताना होता है या तो विलायक का या तो विलय का, और अगर दो से ज्यादा अवयव वाला विलयन भी है तो उस पर भी ध्यान दे देना एक बार कि जिस किसी भी अवयव का हमें मोल अंश बताना हो उस अवयव के मोल को आप कहां लिख दो, ऊपर लिख दो। तो विलायक का मोल अंश बताना है तो विलायक के मोल को कहां लिख देंगे, ऊपर। नीचे में आपको क्या लिख देना होता है, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों का कुल मोल, यानी कि विलयन का कुल मोल। अगर मेरे पास द्विअंगी विलयन है तो कुल मोल विलयन का क्या हो जाएगा, जितना विलायक का मोल होगा जितना विलय का मोल होगा दोनों के मोल को जोड़ दोगे विलयन का कुल मोल निकल के आ जाएगा। विलायक का मोल होता है Na, विलय का मोल होता है Nb, जोड़ दीजिए ये निकल के आ गया विलयन का कुल मोल। और विलायक के मोल में अगर विलयन के कुल मोल से भाग दे दोगे तो निकल के आ जाएगा विलायक का मोल अंश। उसी प्रकार से अगर मान लो हमको जीटा बी निकालना है यानी कि विलय का हमको मोल अंश बताना है तो जिस अवयव का मोल अंश बताना हो जिस अवयव का मोल अंश बताना हो उस अवयव का मोल कहां लिखना है, ऊपर। तो विलय का मोल अंश बताना है तो विलय का मोल ऊपर भागा में विलयन का कुल मोल यानी कि विलायक का मोल प्लस विलय का मोल। इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल दोगे, विलय का मोल अंश। अगर सपोज करो मेरे पास एक बात बताते हैं कि मान लो मेरे पास यहां पे 3 अवयव उपस्थित होते, किसी विलयन में 3 अवयव उपस्थित होते, कौन कौन, ए भी होता, बी भी होता और सी भी होता। तो मान लो अगर हमको बोलता कि जीटा ए बताओ यानी कि ए का मोल अंश बताओ तो जिस अवयव का मोल अंश पूछे उस अवयव का मोल ऊपर, नीचे विलयन का कुल मोल, नीचे विलयन का कुल मोल। अब नीचे विलयन का कुल मोल बताना है ना तो भाई कुल मोल यहां पे क्या होगा, जितना उस अवयव में उस विलयन में 3 अवयव है ना, ए है, बी है, सी है, तो तीनों के मोल को अगर जोड़ दिया जाए तो विलयन का कुल मोल निकल के आ जाएगा यानी कि Na प्लस Nb प्लस Nc ये हो जाएगा इस वाले विलयन में ए का मोल अंश। तो विलयन का आप बस ये गौर करना कि विलयन में कितने अवयव हैं, हर एक अवयव के मोल को जोड़ दोगे तो उस विलयन का कुल मोल आ जाएगा। और अगर विलयन का कुल मोल से जिस अवयव का मोल अंश बताना हो उस अवयव के मोल में भाग दे दोगे तो उस अवयव का मोल अंश निकल के आ जाएगा। समझ में आया। जैसे मान लो हमको बताना होता कि जीटा सी बताओ तो यानी कि सी का बताना था, सी का मोल ऊपर, सी का मोल ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम लोग विलयन का कुल मोल यानी कि Na प्लस Nb प्लस Nc। तो हालांकि आपको मैंने ये भी बता दिया, ये आप थोड़ा सा अपर लेवल के लिए ध्यान पे रखना कि जितना अवयव देगा हर अवयव का मोल जोड़ देंगे तो विलयन का कुल मोल आ जाएगा। और कभी भी मोल अंश बताने के लिए जिस अवयव का भी मोल बताना होता है उसमें विलयन के कुल मोल से भाग दिया जाता है। सामान्यतः आपके बोर्ड में देगा द्विअंगी विलयन वाला ही, यानी कि आपको विलायक और विलय 2 ही अवयव होंगे, दोनों के मोल को जोड़ दीजिएगा विलयन का कुल मोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना मोल अंश निकालने का तरीका। अब कुछ बातें आपको ध्यान पे रखनी है जो मोल अंश से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो काफी आपको हेल्प करेगा। जैसे मान लें आपको मैंने एक ऐसा ही एक सिंपल सा एक टास्क दिया कि जरा हमको विलायक और विलय का मोल अंश का योग बताओ क्या होगा, विलायक और विलय के मोल अंश का योग बताओ क्या होगा। तो बच्चा तुमने विलायक का मोल अंश निकालना तो सीखा कि Na प्लस Nb, ये था विलायक का मोल अंश। तुमने विलय का मोल अंश निकालना भी सीखा कि Nb बाई Na प्लस Nb, दोनों के मोल अंश को जरा जोड़ोगे तो नीचे क्या लेना होगा हमें, एलसीएम। एलसीएम किसका किसका, दोनों के हर का। हर जब बराबर हो तो एलसीएम वही आ जाता है, यानी कि Na प्लस Nb इसका लॉस हो यानी कि एलसीएम आ गया। अब एलसीएम में क्या किया जाता है, भिन्न के हर से एलसीएम में भाग दिया जाता है। तो भिन्न का हर यहाँ पे क्या है, Na प्लस Nb भाग दो एलसीएम में, तो दोनों सेम है तो एक आएगा भाग देने के बाद। जितना आता है भाग देके उसको कैसे हम लोग गुना करते हैं, अंश से, यानी कि Na से गुना कर दो तो Na ही आएगा। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा, Nb भी आएगा। तो जो चीज ऊपर आ रहा है वही चीज नीचे आ रहा है तो कट के कितना आ गया, एक आ गया। यानी कि यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण बातें पता चली, और वो महत्वपूर्ण बात क्या पता चला कि कभी भी विलायक और विलय के कुल मोल को जोड़ा जाए तो कितना के बराबर आता है, 1 के बराबर। ये केवल 2 अवयव के लिए बता रहे हैं, जितने भी अवयव होंगे विलयन में हर अवयव के मोल अंश को जोड़ दोगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। आपको सामान्यतः इसी की जरूरत पड़ेगी तो इसी की बात कर रहे हैं। अब अगर मान लो हमको
कि दोनों किसी क्वेश्चन में दोनों का मोल अंश बताना हो तो बैल बुद्धि लगाने से अच्छा है स्मार्ट वर्क करना कि आप दोनों का फॉर्मूला लगाने मत चले जाना, किसी एक का फॉर्मूला से निकाल देना और हमें पता है कि दोनों को जोड़ के एक ही आना है, एक का निकल गया उसके मोल अंश को एक में से माइनस कर दोगे दूसरे का निकल जाएगा। यानी कि सपोज करो हमको मोल अंश निकालना है किसका, विलायक का, और हमें विलय का पता है तो एक में से विलय के मोल अंश को घटा दो, विलायक का मोल अंश आ जाएगा। या मान लो हमें विलय का मोल अंश बताना हो और विलायक का पता हो तो एक में से विलायक का मोल अंश घटा दो तो आपको विलय का पता चल जाएगा। और इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी किसी दो का निकालना हो तो एक का निकाल के दूसरा निकालने के लिए दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक में से माइनस कर देंगे। तो ये था पूरी कहानी अपने मोल अंश की, ये थी पूरी कहानी मोल अंश की, जो यहां पे आपको लिखा हुआ होगा वही बातें। समझ आ गया? अब क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मोल ने दिया होगा, तो मोल ने दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, मोल निकालना सिखा दिए हैं। अवयव का द्रव्यमान दिया होगा, द्रव्यमान से मोल निकाल लेना, मोल से मोल अंश निकाल लेना। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक का है, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो, इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लोग पहले क्या करना ना, अभी तो मैं आपको वीडियो बना करके आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आप क्या करना, जब ये क्वेश्चन आएगा तो पहले पॉज करना, पॉज करके खुद से ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है? ये बेटर तरीका होता है बनाने का। आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन ये बोला बच्चा कि द्रव्यमान के अनुसार यूरिया के 20% जलीय घोल में यूरिया के मोल अंश की गणना करें। अब आपको बताना है यूरिया का मोल अंश। पहली बात तो यूरिया का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। हमको इसका बताना है मोल अंश, और हमें मोल अंश के लिए क्या पता होना चाहिए, यूरिया का मोल पता होना चाहिए और विलायक और विलय का मोल पता होना चाहिए, तभी मोल अंश बता पाओगे। यूरिया है अपना विलय, उसके साथ कोई विलायक होगा। अब आपको यहां पे विलायक का पता ही नहीं चल रहा होगा विलायक क्या है, तो भाई यहां पे लिखा हुआ है 20% जलीय घोल में, यानी कि जलीय घोल है, यानी कि यूरिया किसके साथ घुला हुआ है, जल के साथ। और अगर यूरिया आपका विलय हो गया तो जल यहां आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। अब कैसे पता चला सर जल विलायक होगा, जल विलय भी तो हो सकता है ना। अभी तुम समझ जाओगे कि जल को हम विलायक क्यों बोल रहे हैं और विलय को हम यूरिया को हम विलय क्यों बोल रहे हैं। अब यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है, इस लाइन लिखा हुआ है, जरा इस लाइन को पढ़ो। द्रव्यमान के अनुसार यूरिया के 20%, याद आया द्रव्यमान प्रतिशत टर्म में जब यह एक नोट बना के एक पॉइंट समझा रहे थे, बोले थे क्वेश्चंस बनाने में बहुत हेल्प करता है कि द्रव्यमान के अनुसार x% का क्या मतलब होता है, द्रव्यमान के अनुसार x% का क्या मतलब होता है बताए थे, याद आया क्या मतलब होता था कि x ग्राम विलय उपस्थित है 100 ग्राम विलायक के अंदर में। तो यहां पे द्रव्यमान के अनुसार यूरिया के 20% लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है बच्चा इस लाइन का कि 20 ग्राम यूरिया उपस्थित है 100 ग्राम विलियन में, यही मतलब होता है ना। अगर आप ये लाइन को डिकोड कर दिए तब आपको यूरिया का द्रव्यमान तो पता चल गया ना भाई, कितना 20 ग्राम, यानी कि विलय का द्रव्यमान पता चल गया तो द्रव्यमान से हम लोग मोल निकाल देंगे, मोल निकाल देंगे तो मोल अंश निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन मोल अंश में हमें विलायक का भी मोल चाहिए। विलायक यहां अपना वाटर है, कैसे पता चला वाटर है, अब देखो टोटल विलियन था 100 ग्राम, इसमें से 20 ग्राम आपका यूरिया है, 100 ग्राम टोटल विलियन था, उसमें से अगर 20 ग्राम यूरिया है तो भाई विलायक इसका मतलब जो रहा होगा पानी है ना, था यहाँ पे विलायक, क्योंकि यहाँ जलीय घोल है, जलीय घोल में पानी होगा विलायक। तो अगर विलायक पानी है तो फिर पानी कितना ग्राम रहा होगा भाई, 80 ग्राम। और विलियन में जो ज्यादा मात्रा में होता है वही विलायक होता है। तो चूंकि विलायक 100 ग्राम विलियन में से यूरिया 20 ग्राम है तो 80 ग्राम जल रहा होगा, यानी कि पानी रहा होगा, इसलिए पानी क्या बन गया, विलायक, और यूरिया क्या बन गया, विलय। तो यानी कि हमें यहां से यूरिया का द्रव्यमान पता चल गया कितना, 20 ग्राम। तो हमको यूरिया का मोल चाहिए तो यूरिया का मोल निकाल दीजिए बच्चा। यूरिया का मोल क्या हो जाएगा, NH2, N से मोल होता है, NH2CO NH2 का मतलब यूरिया होता है, तो यूरिया का मोल निकालो। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान
कितना दिया हुआ है 20 ग्राम बाय मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान निकालना सिखाए हैं ना कि जो अणु जो अणु दिया हुआ है, जो यौगिक दिया हुआ है, उसके आणविक द्रव्यमान को ग्राम में लिख दो, उसके आणविक द्रव्यमान को ग्राम में लिख दो, वही उसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। तो लिखो NH2CO NH2 का मोलर द्रव्यमान। देखो दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का होता है कितना 14, दो नाइट्रोजन का हो जाएगा 28, तो 28 आ गया यहां से नाइट्रोजन का द्रव्यमान, प्लस 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक, तो 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, प्लस एक कार्बन है 12 होता है, एक ऑक्सीजन है 16 होता है, जोड़ोगे 60 आ जाएगा, यानी कि 60 ग्राम यूरिया का हो गया मोलर द्रव्यमान। सॉल्व कर दीजिए तो आ गया 1/3, यही हो गया यूरिया का मोल, यही हो गया यूरिया का मोल। अब मोल अंश बताना था ना यूरिया का, तो यूरिया विलय था, विलय का मोल पता चल गया। अब मोल अंश बताने के लिए विलायक का भी तो मोल चाहिए। विलायक यहां क्या था पानी, विलायक यहां क्या था रे बच्चा पानी। अगर विलायक तुम्हारा पानी है तो पानी का तो यहां द्रव्यमान दिया है ना, मोल तो नहीं दिया है। कितना द्रव्यमान दिया है 100 ग्राम विलयन में से अगर 20 ग्राम विलय है तो 80 ग्राम क्या रहा होगा विलायक। तो पानी का मोल यहां से निकल जाएगा कैसे, 80 ग्राम हो गया इसका दिया गया द्रव्यमान, और पानी का मोलर द्रव्यमान निकालोगे तो 18 ग्राम आएगा। सॉल्व कर दोगे तो कट होके 40/9 आ जाएगा, यानी कि अपने पास यूरिया का भी पानी का भी मोल निकल के आ गया। अब पानी का मोल निकल गया, बस कहानी खत्म है। कहानी क्या खत्म है, अब तुमको मोल बताना था ना यूरिया का, निकाल दो ना यूरिया का मोल। जिसका मोल निकालना हो, सॉरी मोल अंश बताना था ना, NH2 मोल अंश बताना है NH2CO NH2 का। तो जिसका मोल बताना हो, जिसका मोल अंश बताना हो उसका मोल ऊपर, यूरिया का मोल अंश बताना है तो यूरिया का मोल ऊपर, यूरिया का मोल आया 1/3 भागा। भागा में क्या करते हो विलयन का कुल मोल, विलयन में क्या क्या है विलय और विलायक, तो विलय और विलायक के मोल को जोड़ दीजिए, विलयन का कुल मोल आ जाएगा। विलय में था यूरिया जिसका मोल 1/3 है, विलायक में था पानी जिसका मोल 40/9 है। सॉल्व कर दो तुम्हारा यूरिया का क्या निकल के आ जाएगा मोल निकल के आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा था लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। यहां से इस लाइन का मतलब क्यों हम सिखाए थे पीछे याद आ रहा है, ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बोल देता कि पानी का भी मोल अंश बताओ, तो भाई अगर तुमने यूरिया का निकाल लिया यानी कि आपने विलय का निकाल लिया, पानी का पूछ रहा है यानी कि विलायक का पूछ रहा है, तो बैल बुद्धि नहीं लगाना। अभी पीछे बताए हैं ना कि दोनों के मोल अंश का सम कितना होता है 1 के बराबर होता है। तो जिसका निकल गया उसके मोल अंश को 1 में से घटा दोगे तो दूसरे का मोल अंश निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर हमें पानी का मोल अंश बताना है तो 1 में से माइनस कर देंगे यूरिया के मोल अंश को, और यूरिया का मोल अंश कहां से निकला वहां पीछे अभी निकाले हुए हैं। इतना तो तुम लोग कर लोगे, इतना हमें भरोसा है। इतना तो हम सुने हैं कि तुम लोग का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, तो इतना हमें भरोसा है कि इतना तो आप लोग कर लोगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सांद्रता के पद पे, जो है बच्चा अपना क्या मोलरता। जो क्या है अपना, जो है अपना मोलरता। अब ये मोलरता क्या होता है सुनो, देखो पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं, फिर समझते हैं इसको निकालेंगे कैसे, इसका इकाई क्या होता है, और भी बहुत सारी बातें। मान लो मेरे पास एक विलयन दिया, मान लो मेरे पास एक विलयन दिया, इस विलयन में सपोज करो ये विलयन का सब मान लेते हैं कि 5 लीटर दिया हुआ है। विलयन कितना लीटर 5 लीटर, जिसमें विलय का मान लो विलय का 20 मोल घुला हुआ है। कितना 20 मोल। हम तुमको ये बोले कि तुमको कुछ नहीं करना है मोलरता बताने के लिए, बस इतना करो ना कि इस 5 लीटर विलयन को भूल जाओ, इसमें से केवल 1 लीटर बाहर निकालो। कितना बाहर निकालो 1 लीटर। इस विलयन में से मान लो हमने 1 लीटर बाहर निकाला जो कि इतना हुआ। अब बोले 1 लीटर को बाहर निकाल लिया, तुमने बोला हाँ सर। अगर बच्चा 1 लीटर बाहर निकल गया तो अब जरा हम बोले कि इसमें चेक करो, अब इस 1 लीटर में विलय के कितने मोल हैं, इस 1 लीटर विलयन में विलय के मोल कितने हैं। तो अगर आप निकालोगे तो इस 1 लीटर विलयन में मान लो यहां से विलय क्या आ गया 4 मोल। कितना 4 मोल। तो यानी कि इस विलयन का मोलरता हो जाएगा
4। कितना? 4। ऐसे मतलब क्या समझा कि विलयन कितना भी रहे नो मैटर, आपको बस 1 लीटर विलयन को निकाल के चेक करना है कि 1 लीटर विलयन के अंदर में कितने विलय के मोल हैं। तो किसी भी विलयन के प्रति लीटर में जितने विलय के मोल उपस्थित होते हैं वही उस विलयन का मोलरता कहलाता है। और वही यहां पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन का मोलरता कहलाता है। बोलो क्लियर है? क्लियर हुआ? अच्छा, तो फॉर्मूला आपने परिभाषा तो समझ लिया इसका, लेकिन अगर इसे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो भाई मोलरता का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है ना, वो मोलरता का सूत्र होता है कि विलय का मोल निकालना है ना, क्वेश्चन में सॉल्यूशन में जितना विलय का मोल दिया हुआ है उसको ऊपर लिख देना है। प्रति लीटर विलयन में निकालना है विलय का मोल, तो विलय का जितना मोल है क्वेश्चन में उसको ऊपर लिख दो, नीचे में लिख देना विलयन का आयतन। और बच्चा याद रखना, विलयन की आयतन किसमें होनी चाहिए? हमेशा लीटर में होनी चाहिए। यही बात सब पे गौर करना होता है। किसमें होना चाहिए? हमेशा लीटर में होनी चाहिए। अगर विलयन का आयतन लीटर में नहीं दिया हुआ है तो लीटर में निकालना तुम्हारा काम है। आपको जनरली क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिखेगा। किसमें दिखेगा? मिलीलीटर में। तो ये बात याद रखिएगा कि 1 मिलीलीटर बराबर होता है, ये बात याद रखना कि 1 मिलीलीटर बराबर होता है समझ गए? क्लियर हुआ? देखो तो यहां पे 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1/1000 लीटर। 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1/1000 लीटर। ये होता है 1 मिलीलीटर की कहानी। 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिया हो तो उसे लीटर में कन्वर्ट कर लेना। और क्योंकि हमेशा मोलरता बताने के लिए विलयन की आयतन किस में होनी चाहिए? लीटर में होनी चाहिए। तो ये था मोलरता क्या होता है और उसको निकालने का सूत्र। अब अगर हम लोग इसके इकाई की बात करें, अगर हम लोग इसके इकाई की बात करें तो भाई देख, इकाई तो तुम खुद भी बता सकता है। इकाई में तो ज्यादा दिमागे नहीं लगाना है। इकाई में तो ज्यादा दिमागे नहीं लगाना है। मोलरता को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल एम से, ये बात ध्यान पे रखिएगा। किससे? कैपिटल एम से। तो मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या था? विलय का मोल, तो ऊपर में मोल था तो ऊपर में मोल आएगा इकाई में। नीचे क्या था? विलयन की आयतन। आयतन किसमें? लीटर में। तो नीचे क्या आएगा? लीटर। यानी कि मोल पर लीटर इसका क्या होता है? इकाई होता है। इसी को हम लोग मोलर भी लिखते हैं। मोल पर लीटर लिखिए या मोलर लिखिए, ये होता है मोलरता का इकाई। ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है कि मोलरता को किसमें प्रदर्शित किया जाता है? मोलरता को किसमें प्रदर्शित किया जाता है? तो मोल पर लीटर में प्रदर्शित किया जाता है मोलरता को। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या जरा पढ़ो कि यदि 200 मिलीलीटर घोल में 2 ग्राम NaOH मौजूद है तो घोल की मोलरता ज्ञात करें। घोल बोले या फिर विलयन बोले, बात एक ही है। बोला कि यदि 200 मिलीलीटर विलयन में, अगर मेरे पास 200 मिलीलीटर विलयन है, उस 200 मिलीलीटर विलयन में अगर 2 ग्राम NaOH उपस्थित है, कितना? अगर 2 ग्राम NaOH मौजूद है तो घोल की मोलरता बतानी है ना। अच्छा, मोलरता का फॉर्मूला हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं, क्या होता है? मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या भागा भागा विलयन का आयतन। यही पढ़े हैं ना, विलयन की आयतन। और विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए? विलयन का आयतन होना चाहिए बच्चा लीटर में। विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए? विलयन का आयतन होना चाहिए लीटर में। अच्छा बताओ, अब हमारे पास विलय का मोल चाहिए, लेकिन यहां पे विलय है आपका क्या? NaOH, जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान से मोल निकालना भी पीछे सिखाए हैं ना। द्रव्यमान से मोल निकालना पीछे सिखाए हैं ना। क्या बताए थे कि जितना द्रव्यमान दिया गया है उसमें उसके मोलर द्रव्यमान से भाग दे दो, उसका मोल निकल के आ जाएगा। तो NaOH का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम। इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा NaOH का? निकालो जरा। सोडियम का होता है 23,
एक ऑक्सीजन का होता है 16, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो हो गया 40। तो 2/40 कर दो, ग्राम लगा दो, मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, मोल आ गया भागा विलयन की आयतन। विलयन क्या है अपना, विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है 200 मिलीलीटर, लेकिन अब ये समझाए हैं लीटर में होना चाहिए, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। भाग दे के कट कर दो, तो कट के आ गया 1/5, ये कट के आ गया 1/20। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/20, 5/20 कट होके आ गया 1/4, 1/4 का वैल्यू आ गया 0.25 मोलर बोलो बच्चा, या फिर मोल पर लीटर बोलो, या फिर मोल पर लीटर बोलो, जो बोलो बात एक ही है। तो ये हो गया, इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं क्या, मोलरता। इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, मोलरता। बोलो समझ गए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो ये था अपना एक और कंसंट्रेशन टर्म्स। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले कंसंट्रेशन टर्म्स पे, जिसका नाम है मोललता। ये मोलरता का ही एक जुड़वा भाई है, मोललता। मोललता क्या होता है समझो, देखो मान लो मेरे पास एक विलयन है, मेरे पास एक विलयन है, विलयन में विलायक होगा, और हमने बोला मान लो विलायक का दिया हुआ है यहाँ पे 5 kg, किसका, विलायक का दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, विलायक बोल रहे हैं ना कि विलयन, विलायक, विलायक का 5 kg दिया हुआ है। इसमें क्या घुला हुआ है, विलय, इसमें क्या घुला हुआ है, विलय। और मान लो इसमें विलय का क्या दिया हुआ है, मान लेते विलय का कुछ मोल दिया हुआ है, x मोल दिया हुआ है, कुछ मोल दिया हुआ है विलय का यहाँ पे, और हमें बोल दिया कि इस विलयन का 5 kg वाले विलयन, 5 kg विलायक वाले विलयन में अगर विलय का x मोल है तो इस विलयन का मोललता बताओ। क्या बताओ, मोललता बताओ। तो मोललता कैसे बताओगे, मोललता कैसे बताओगे? मोललता बताने का मतलब ये है, हम तुमको बोले देखो एक काम करो, आसान सा तरीका से एक काम करो, तुम ना इसमें से जितना विलायक दिया हुआ है ना, इस विलायक का 1 kg बाहर निकाल लो। इस विलायक का क्या करो, 1 kg बाहर निकाल लो। जब तुम इसमें से विलायक का 1 kg बाहर निकाले तो निकाल लिए बाहर। अब हम बोले कि इस 1 kg वाले विलायक में, ये जो 1 kg विलायक दिया हुआ है ना, इस 1 kg विलायक में, इस 1 kg विलायक में अब चेक करो इसमें विलय की मोल कितनी है, विलय की मोल चेक करो। इस 1 kg विलायक में विलय का मोल चेक करो। तो तुमने चेक किया तो बोला सर y मोल आ गया, कितना, y मोल। तो बोलेंगे यही y मोल क्या हो गया, इस विलयन का मोललता हो गया। मतलब कुल मिला के क्या समझा कि किसी भी विलयन के प्रति केजी विलायक में, पर 1 kg विलायक में जितना विलय की मोल उपस्थित होती है वही उस विलयन का क्या कहलाता है, मोललता कहलाता है। और वही बात यहां लिखा हुआ है, किसी विलयन में 1 kg विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। तो यही बात हमने, मोलरता में क्या होता था, प्रति लीटर विलयन में, मोललता में क्या होता है, प्रति केजी विलायक में जितना विलय की मोल होगी वह उसका मोललता कहलाएगा। तो मोललता को हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल m से। किससे मोलरता को दिखाते थे, कैपिटल M से। अगर कैपिटल M है तो मोलरता, और अगर स्मॉल m है तो मोललता, तो मोललता। अच्छा, तो मोललता बतानी है हमें, ठीक। तो भाई कैसे बताएंगे, देखो विलय की मोल जितनी दी होगी क्वेश्चन में उसको ऊपर लिख देना, और नीचे में क्या लिख देना, विलायक का द्रव्यमान। किसने क्या लिख देना, विलायक का द्रव्यमान। बस याद रखना विलायक का द्रव्यमान हमेशा किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। आपको जनरली क्वेश्चन में किस में देगा, ग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में बदल लेना, कैसे, 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम। तो इस फॉर्मूला से आप ग्राम को किलोग्राम में बदल लीजिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा। अगर इसके इकाई की बात करें, मेरे भाई अब तो तू खुद भी इकाई बता सकता है ना। ऊपर क्या है, विलय का मोल, तो मोल का इकाई तो मोले होता है। नीचे क्या है, विलयन का, यहां पे गलत लिखा हुआ है विलयन, यहां विलायक लिखा हुआ होना चाहिए था। विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में लेना है, केजी में। तो यानी कि नीचे इकाई क्या हो जाएगा, किलोग्राम। नीचे में इकाई क्या हो जाएगा,
किलोग्राम। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोल पर किलोग्राम लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख दो, मोल पर किलोग्राम। या इसी को हम लोग मोलल भी बोलते हैं। जैसे मोलरता को मोलर बोलते थे, वैसे ही मोललता को क्या बोलेंगे, मोलल बोलेंगे। तो ये होता है मोललता की इकाई, ये होती है मोललता की इकाई। आज आए क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चन से आप समझ जाओगे मोलरता और मोललता का क्या कैसे निकाला जाता है। देखो एक क्वेश्चन दिया कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसको हम लोग एथेनोइक अम्ल बोलते हैं या एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। कहा कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करें। यानी कि मेरे पास एक विलयन है जिसमें से बेंजीन है 75 ग्राम, और इस 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम क्या घुला हुआ है, एथेनोइक अम्ल। यानी कि जो विलयन है ना बेंजीन और एथेनोइक अम्ल का, उसमें बेंजीन 75 ग्राम और तुम्हारा एथेनोइक अम्ल 2.5 ग्राम। यानी कि बेंजीन अपना यहां पे क्या बन गया, विलायक बन गया। बेंजीन यहां पे अपना विलायक बन गया, और ये अपना क्या बन गया, ये अपना विलय बन गया। और हमसे पूछा क्या, मोललता। अभी जस्ट बताए हैं मोललता का फॉर्मूला क्या पढ़ाए हैं, मोललता का फॉर्मूला पढ़ाए हैं विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या भागा भागा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, केजी में। अब एक बात बताओ, यहां पे विलय क्या है अपना, एथेनोइक अम्ल है, वही है ना लेकिन इसका हमको मोल चाहिए, लेकिन इसका क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान। द्रव्यमान से मोल निकालो ना भाई, कितना दिया गया द्रव्यमान, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, दिए गए द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। एथेनोइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान बताओ कितना होगा, 2 कार्बन है तो 24 हो जाएगा, प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा। 28 32 60, तो 2.5 बटा 7, ये आ गया विलय का मोल। भागा विलायक का द्रव्यमान होना चाहिए किसमें, केजी में। विलायक अपना बेंजीन था जो किसमें दिया हुआ है, ग्राम में। ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दो बस। अब आपको काम क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करिएगा तो 25 बटा 600 गुने 1000 बटा 75, गया दोनों जीरो, 25 तिया 75, तो आ गया 10 बटा 18, तो 0.55 समथिंग आ जाएगा। इतना मोलल इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो ऐसे निकालना होता है मोललता। बात को ढंग से समझिएगा। ये था अपना अगला कंसंट्रेशन टर्म। अब एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मोलरता और मोललता में क्या अंतर है। देखो ये आपका HW क्वेश्चंस है, ये आपको खुद से करने हैं। नहीं हो पाएगी तो मैं आपको डॉट क्लास में क्लियर करवा दूंगा कि मोलरता और मोललता में क्या अंतर है, ये आपको बताने हैं। अब एक आखिरी कंसंट्रेशन टर्म्स अपना बचता है नॉर्मलता। क्या होता है, नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है, देखो नॉर्मलता को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल N से। अब नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है मैं ये बता दूं आपको। नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुने एन फैक्टर, मोलरता गुने एन फैक्टर। ये तो समझ न गया, ये तो समझ न गया। ये क्या है, कैपिटल M, यानी कि ये मोलरता है भाई। ये क्या है, ये मोलरता है। और ये क्या है, एन कारक। सर ये एन कारक या एन फैक्टर क्या होता है, ये समझना है आपको। देखो अलग अलग तत्व के लिए, अलग अलग यौगिक के लिए, अलग अलग बेस के लिए, अलग अलग एसिड के लिए, यानी कि अलग अलग अम्ल के लिए, अलग अलग क्षार के लिए, अलग अलग यौगिक के लिए, अलग अलग तत्व के लिए एन फैक्टर अलग अलग होता है। तो कैसे पता चलेगा, तो आपको यहां जरूरत पड़ेगी सामान्यतः एसिड की या बेस की। तो मैं इन दोनों का निकालना सिखा देता हूं, आप ढंग से समझना। किसी एसिड का अगर मान लो हमको किसी अम्ल का अगर हमें एन फैक्टर बताना है, अगर हमें अम्ल का एन फैक्टर बताना है तो कैसे बताते हैं। अगर हमें किसी अम्ल का एन फैक्टर बताना हो तो कैसे बताते हैं,
जैसे मेरे पास कुछ अम्ल दिया हुआ, देखो H2SO4 HCl HNO3 H3PO4, यहाँ 3 लिखा हुआ बच्चा, H3PO4 H3PO3 H3PO2। H2SO4 को कौन सा अम्ल कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल, H3PO4 को फॉस्फोरिक अम्ल, H3PO3 को फॉस्फोरस अम्ल, H3PO2 को हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक, ये नाम होता है, ये नाम ध्यान पे रखना है आपको। अब अम्ल का NF होता क्या, पहले ये समझो। मेरे मान लो मेरे पास कोई अम्ल दिया, हमने उसका 1 मोल लिया, कितना? एक मोल लिया, और उसके 1 मोल को पानी में घोल दिया, या ये समझो कि इसका 1 अणु लिए, 1 मोल में बात करो या 1 अणु में, चलो 1 अणु में बात करते हैं, 1 मोल में नहीं, 1 अणु में। किसी अम्ल का हमने 1 अणु लिया, उस 1 अणु को पानी में घोला, और उस 1 अणु को पानी में घोलने के बाद जितना H+ हमें उस अम्ल से मिलेगा, अम्ल क्या होता है? अम्ल होता है ना जो पानी में घुल के H+ दे दे। तो किसी भी अम्ल का 1 अणु पानी में घुल के जितना H+ देगा ना, वही उसका क्या कहला जाएगा? उस अम्ल का N कारक, N फैक्टर कहला जाएगा। जैसे H2SO4 का कितना देता है? 2H+, पानी में घोलोगे इसको तो 2H+ मिलेगा, तो इसलिए इसका N कारक कितना हो गया? 2। HCl का हो गया 1, HNO3 का हो गया 1, H3PO4 का 3 हो जाएगा। बहुत बच्चा क्या सोचेगा, अच्छा सर ये तो ट्रिक है कि किसी एसिड में के 1 अणु में जितना H दिख रहा है वही उसका N फैक्टर हो रहा है। तो उस हिसाब से यहां पर भी N फैक्टर कितना होना चाहिए था? H3PO3 का 3 होना चाहिए था, क्योंकि यहां पे 3 H था, लेकिन यहां 2 ही दिख रहा है ना। क्यों हुआ ऐसा, बता रहे हैं अभी। H3PO2 का भी कितना होता है? 1। H3PO3 का 2, यानी कि फॉस्फोरस अम्ल का N कारक 2 होता है। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का N कारक 1 होता है। फॉस्फोरिक अम्ल का N कारक 3 होता है। आखिर तीनों के पास 3-3 H है, फिर भी यहां 3, यहां 2, यहां 1, ऐसा क्यों हुआ? देखो बोर्ड में एक क्वेश्चन यहां से भी आता है और एक क्वेश्चन आपको यहां से ये भी आता है। मैं तीनों का बता देता हूं, देखो गौर से समझना यहां पे। देखो फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, और हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। ये इन तीनों का ना क्यों होता है एन फैक्टर 1, 2 और 3, ये हम बता रहे हैं तुमको। देखो इसका फॉर्मूला H3PO4 होता है, इसका फॉर्मूला H3PO3 होता है, और इसका फॉर्मूला H3PO2 होता है। अब आपसे इसका स्ट्रक्चर भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, और इसका इसका जो एन कारक 3, 2, 1 होता है, ये इसके स्ट्रक्चर में, इसके संरचना में ही छुपा हुआ है। अगर हम लोग फॉस्फोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसा होता है, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, 3-4 गो ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 3 गो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, और तीनों ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्या करता है? सिंगल बॉन्ड बना के, यहाँ 3 हाइड्रोजन है ना, इस प्रकार से जुड़ा होता है। ठीक है, अच्छा इसकी संरचना अगर आप देखोगे ना तो ये ऐसा होता है, एक फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जाएगा, 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन चला गया सिंगल बॉन्ड में, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे एक बॉन्ड खाली रह गया। देखो अब इसमें से 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ लगता है, और एक अकेला लग जाता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ऐसा होता है, 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, एक ऑक्सीजन अकेला रह गया, उस पर 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लग गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला लग जाएगा। अब सुनो होता क्या है, आप इसको ना ऐसे नहीं, इससे अच्छा ऐसे बना लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। यही अच्छा लगा दो। अब देखो होता क्या है, अब फॉस्फोरिक अम्ल का एन कारक 3 क्यों हो रहा था, इसका एन कारक 2 क्यों हो रहा था, और इसका एन कारक 1 क्यों हो रहा था? इसके पीछे कहानी है। होता क्या है, देखो यहां पे हाइड्रोजन, जो तीनों का तीनों हाइड्रोजन है ना फॉस्फोरिक अम्ल में, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और तुम इस बात को अच्छे से जानते हो कि ऑक्सीजन का वैद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है।
जिससे हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आना चालू हो जाता है, और खींचते खींचते क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन को तोड़ करके और हाइड्रोजन वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में यहां से बाहर कर देता है। तो एक H प्लस अपने को यहां से मिलेगा, ये ऑक्सीजन देगा हाइड्रोजन से छीन के, एक H प्लस ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन देगा और एक H प्लस ये ऑक्सीजन देगा। इसीलिए जब हम लोग H3PO4 को पानी में घोलते हैं ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यानी कि ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तीन तीन हाइड्रोजन, इसलिए तीनों हमको यहां से 3 H प्लस मिलता है, इसलिए इसका एन फैक्टर 3 होता है। इसमें क्या है, केवल 2 ही हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, आपका ऑक्सीजन के साथ। एक H प्लस ये ऑक्सीजन देगा और एक H प्लस ये ऑक्सीजन देगा, ये तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई है ही नहीं, तो यहां से H प्लस मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए यहां से केवल 2 H प्लस मिलता है, इसलिए इसका एन कारक 2 होता है। और इसमें केवल देखो एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना ऑक्सीजन के साथ, तो इसलिए यहां से केवल एक H प्लस मिलता है। और ये आपको संरचना भी ध्यान पे रखना है, नाम के साथ सूत्र याद रखना है, संरचना याद रखना है और एन कारक याद रखना है। हालांकि पी ब्लॉक में भी पढ़ाते हैं इसको, लेकिन यही जान लो ज्यादा आसानी होगा। बोर्ड में पूछ देता है, संरचना भी पूछ सकता है, नाम भी पूछ सकता है, एन कारक भी पूछ सकता है। अब हमने एन कारक आपको क्यों बताया, क्योंकि नॉर्मलता जब भी निकालना होगा तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, एन कारक एन फैक्टर चाहिए होता है। क्योंकि नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, मोलरता गुने एन कारक, मोलरता गुने एन कारक। एन कारक समझ गए, अम्ल का ही जनरली आपको आएगा, तो अम्ल का ही जान के रखो। अब आते हैं हम लोग इसके एक क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या पर हो जरा, क्वेश्चन बोला कि H2SO4 की 0.1 मोलर की नॉर्मलता क्या होगा। आपसे नॉर्मलता पूछ रहा है, मोलरता, हम नॉर्मलता का फॉर्मूला पढ़े हैं, मोलरता गुने एन फैक्टर। मोलरता यहां दिया हुआ है 0.1 मोलर गुने एन कारक निकालो। अम्ल है ना बच्चा, अम्ल का एन कारक बताना है। H2SO4 का अम्ल कारक अभी पीछे कितना बताया, एन कारक 2 होता है, तो यहां पे यहां 2 से गुना कर दो तो 0.2 नॉर्मल इसका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इसी प्रकार से बोर्ड में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अब आप इस स्लाइड के लास्ट में एक नोट लिखा हुआ देख रहे होंगे। अब ये नोट इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से एक आध क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाता है। नोट क्या बोला वो सुनो। हमने अभी तक अपना सारा सांद्रता का पद पढ़ लिया, विलयन की सांद्रता निकालने के लिए जो जो पद का उपयोग कर सकते थे हमने वो सारा पढ़ लिया। अब वो सारा पढ़ने के बाद आपने सबका फॉर्मूला भी याद रख लिया। फॉर्मूला का नहीं याद होगा तो कम से कम माइंड पे होगा ना, अभी जो बताए हैं धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपसे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको कुछ सांद्रताओं के पद दे देंगे और बोलेगा कि बताओ इसमें से कौन तापमान पे निर्भर करेगा और कौन तापमान पे निर्भर नहीं करेगा। जैसे मान लो हमसे आपसे पूछे बच्चा बताओ मोलरता तापमान पर निर्भर करेगा क्या, या मोललता तापमान पर निर्भर करेगा क्या आपका मोल अंश तापमान पर निर्भर करेगा क्या आपका द्रव्यमान पर से तापमान पर निर्भर करेगा क्या। ऐसी प्रकार से कोई भी एक सांद्रता का पद दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ क्या ये तापमान पर निर्भर करेगा या तापमान पर निर्भर नहीं करेगा। तापमान पर निर्भर करने का मतलब अगर आप तापमान बदलोगे तो क्या इसकी मान बदलेगी, अगर बदलेगी तो बोलेंगे कि तापमान पर निर्भर कर रहा है, और तापमान बदलने से मान ना बदले तो बोलेंगे तापमान पर निर्भर नहीं कर रहा, यानी कि तापमान से ये स्वतंत्र है, तापमान से कोई लेना देना नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, तो यहां पे एक लाइन लिख दिया, मैं जरा इस लाइन को पढ़ो कि जिस सांद्रता पद के सूत्र में आयतन आएगा, आपको जैसे ही कोई सांद्रता पद का यह पता लगाना हो कि यह तापमान निर्भर करेगा या नहीं करेगा, तो उसके सूत्र को दिमाग पे लाओ, और अगर उसके सूत्र में आयतन आ रहा हो तो समझना कि वो तापमान पे निर्भर करेगा, और अगर आयतन न आ रहा हो तो वो तापमान पे निर्भर नहीं करेगा। बस इतना बात याद रखो, कहानी खत्म है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या मोल अंश तापमान पर निर्भर करेगा, तो तुम मोल अंश का सूत्र दिमाग पे लाओ। मोल अंश का सूत्र क्या होता है, जिस अवयव का मोल अंश पूछा जाता है उसका मोल ऊपर लिखा जाता है और नीचे में कुल मोल लिखा जाता है, किसका, सॉल्यूशन का। तो इसके सूत्र में कहीं आयतन आया क्या, नहीं आया, मतलब ये तापमान पर निर्भर नहीं करेगा। बस इतना ही बात ध्यान पे रखना है। अगर सूत्र में आयतन आ जाता तो तापमान पर निर्भर करता। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, जरा ये क्वेश्चन पढ़ो। बोला निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रता पद तापमान से स्वतंत्र है। तापमान से स्वतंत्र है का मतलब उस पर तापमान का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहला पद है मोलरता। मोलरता का सूत्र याद करो, माइंड पे क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बट्टा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन यानी कि इसके सूत्र में आयतन आ गया, आयतन आया मतलब तापमान से स्वतंत्र नहीं हो सकता है, तापमान पे ये निर्भर करेगा, तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा।
नॉर्मलता, नॉर्मलता का भी सूत्र पढ़ा है, क्या होता है? मोलरता गुने एन कारक। इसके सूत्र में आपको मोलरता दिख रहा है क्या? और मोलरता के सूत्र में आयतन तो आता है, अभी जस्ट बताए हैं, यानी कि नॉर्मलता के सूत्र में भी क्या आ रहा है? आयतन, यानी कि ये भी तापमान पर निर्भर करेगा, तो ये तापमान से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। अच्छा, मोललता, मोललता का सूत्र क्या होता है? मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान मतलब इसके सूत्र में कहीं पर भी आयतन आया क्या? नहीं आया सर। और अगर आयतन नहीं आया मतलब यही तापमान से स्वतंत्र होगा, और अपना आंसर भी इसीलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसके साथ ही आपका ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स यानी कि विलयन के सांद्रताओं के पद थे वो होता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे विलयता एवं हेनरी के नियम के। तब तक के लिए इसको ढंग से पढ़ो, इससे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं छूटने वाला, इसकी गारंटी है। बस मन से पढ़िएगा और ढंग से पढ़िएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।